नीच नौकरी, मध्यम व्यापार, उन्नत कृषि। तो कृषि को तो उन्नत बताया गया है। ये किसी के रूप में एक तरह से कम नहीं है किसी नौकरी वाले कर। नौकरी वाला अपना मैं, मेरे बीबी, मेरे बच्चे सोचता है। व्यापारी के भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करूं। किसान वो चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता करता है। सर अपने जो पिया, जैसे पिया वही जो मन को भाई, तो विद्यार्थियों को समझने वाला होना चाहिए कि विद्यार्थी को कितना ज्ञान हुआ है। क्योंकि शिक्षक ऐसे पूछ लेता है कि याद हो गया, बच्चे बच्चे हाँ खिला देते हैं, लेकिन शिक्षक को पता रहता है इसको याद हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्या। नमस्कार साथियों, मैं आपका पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद प्रसिद्ध, और बात करें तो प्रेरणवादी, सर को प्रेरणवादी कहना उचित होगा, और भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से ये प्रभावित हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में ये उपस्थिति है, तो सबसे पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सर आप अपना संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं कैलाश सामोता, रानीपुरा शाहपुरा जयपुर से हूँ। एक छोटी सी ढाणी नया कुआ से मैं एक गरीब मजदूर परिवार से आता हूँ, और मेरा पूरा जो अध्ययन अध्यापन है सरकारी स्कूलों में हुआ है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हुआ है। और शिक्षण पूरा करने के साथ साथ मेरा जन्म से ही पर्यावरण संरक्षण में रुचि रही है, और शिक्षण में अब तक का पूरा जो जीवन है मेरा शिक्षण और पर्यावरण को ही समर्पित है। ठीक है सर, हमारे दर्शक ये भी है कि आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है आपको, तो वो कहाँ से मिली? बचपन से मिली, परिवार से मिली, या फिर नौकरी को ऐसा संतुलन देखने के परिवार में मिले, तो कहाँ से मिली? शिक्षण की जो शिक्षक बनने का जो प्रेरणा है मेरी माताजी से मिली। उन्होंने कहा कि अपने घर परिवार में बहुत से नौकर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक शिक्षक से ही पढ़कर सब लोग ये नौकरियां प्राप्त की हैं। तो मेरी नज़र में उन्होंने ये कहा कि शिक्षक है वो सबसे अच्छी नौकरी है, इससे अच्छा कोई नौकरी नहीं है। तो मेरी शुरू से ही निजी क्षेत्र से लेकर और सरकारी क्षेत्र में मैंने शिक्षक के पेशे को ही चुना है। अच्छा, माता जी से प्रेरणा मिली। हाँ। दूसरा ये है कि शिक्षक बनने में राह भी जो है उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी राह में अपन को। तो कौन कौन सी बाधाएं आएगी, संसाधनों की या पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही आपकी? शिक्षक बनने के लिए जरूरी नहीं कि शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, और शिक्षक वह होता है जो समाज का मार्गदर्शन करता है, उसको पथ प्रदर्शन करता है, अंधकार को दूर करके उसका जीवन में उजियारा करता है। और वो शिक्षक गांव में बैठ के, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, पाठशालाओं में रहकर, निजी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका में जो लोगों को शिक्षित करे, प्रशिक्षित करे, उनको मार्ग बनाए। तो ऐसा नहीं कि बनाए। हाँ, और शिक्षक का काम होता है कि ऐसी शिक्षा दे जो एक संस्कारवान नागरिक तैयार करे। ठीक है। जैसे सर पहले की शिक्षा में, और मैं बात करूं कि आज की शिक्षा का जो स्वरूप है पहले से बदल चुका है। तो आप शिक्षक हैं, तो आप ये बताएं कि थोड़े पहले वाली शिक्षा की क्या थी, और आज तो संसाधनों में जैसे टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन शिक्षा हो गई, बच्चे की शैली में बदलाव आ रहा है, तो उसको किस शैली से देखोगे आप? देखो, शिक्षा में नवाचार होता रहना बेहद ज़रूरी है। और जैसे मानव की उत्पत्ति जो आदि मानव से बताते हैं, वैसे ब्रेन का विकास हुआ है, और धीरे धीरे समय की ये मांग रहती है कि बदलते परिवेश के अनुसार, बदलती आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा अर्जित करने के तरीके हैं, वो भी बदलते रहने चाहिए। जो नवाचार है निरंतर शिक्षा में होते रहने चाहिए, जिसको रिसर्च कहते हैं या खोज होती है, वो लगातार जो शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षकों के हित में रहे, समाज के हित में रहे, ऐसे नवाचारों को हम प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल सर। फिर सर आज जैसे समाज में शिक्षक की भूमिका है, उसको आप खुद स्वयं शिक्षक हैं, तो किस तरह से देखते हो कि सिर्फ केवल पढ़ाना ही है या उनका चरित्र का भी निर्माण करना है? क्या युवा पीढ़ी को क्या संदेश दो? शिक्षक कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं होता है। शिक्षक में पूरा समग्र समाज का, पूरे देश का, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का एक तरह से उनका सोच विकसित करने की क्षमता होती है। शिक्षक को सामान्य नहीं माने, शिक्षक में असीम क्षमताएं होती हैं, बशर्ते उसको एक आदर्श शिक्षक हो, बशर्ते अच्छा माहौल मिले, शिक्षक को किसी नियमों में, पाबंदियों में नहीं बांधा जाए, तो एक शिक्षक है पूरे देश के निर्माण में, पूरे राष्ट्र के निर्माण में एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका वो अच्छी तरह से अदा कर सकता है। मतलब नई पीढ़ी को पूरी दिशा दे सकता है। हाँ, है ना, ये बहुत अच्छा है
सर अच्छा लगा आपसे मिलके। अब आप मुझे ये भी बताएं, जैसे आपने शिक्षक होता है और ये कहते हैं कि दयालु पाया जाता है, और दयालु होने के साथ आपने भी कभी ऐसे छात्र में ऐसा अनुभव बताओ जिसने आपके किसी विद्यार्थी को आपने उससे प्रभावित रहे हो और उससे प्रभावित होकर उसकी सहायता की हो, ऐसा कोई गरीब विद्यार्थी, ऐसा कोई छात्र आपकी? पुष्कर जी, मेरा शुरू से ही हम जिन अभावों में पढ़े हैं, जिन सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं या जो विपरीत परिस्थितियों में हम पढ़े हैं, तो हम तो खुद ही अपने आप में एक ऐसे उदाहरण थे कि कैसे गांव ढाणे में पैदा होकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का एक तरह से जुनून, जज्बा पैदा कर सकता है। तो मेरा हमेशा ही गांव की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मेधामान प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष, जब से हमने थोड़ा बहुत अर्न करने लगा हूं, तब से गांव की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष मेरे गांव स्तर से लेकर ब्लॉक और जिले स्तर तक, और जहां मैं वर्तमान में मेवाड़ अंचल में काम कर रहा हूं, वहां की प्रतिभाओं को, विशेष रूप से बालिका प्रतिभाओं को विशेष प्रोत्साहन देने का मैं हर संभव प्रयास करता रहता हूं। हर व्यक्ति में, हर छात्र में इतिहास रचने की क्षमता होती है, बशर्ते उसे खुद अच्छा माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर विद्यार्थी है वो ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, सबके भगवान ने 1400 ग्राम का ब्रेन दिया है और उसमें क्षमताएं होती को इतिहास रच सके। बिल्कुल बिल्कुल, तराशने की जरूरत बिल्कुल। आज जैसे युवा विद्यार्थी हैं, उनको क्या संदेश दोगे कि किस तरह से वो तैयारी करें, सोशल मीडिया से वो दूर रहें, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग भी कुछ लोग सही नहीं कर पाते, उसके संदर्भ में आप क्या देखना चाहोगे पढ़ाई के लिए? देखो, विद्यार्थी को कहते हैं कि विद्यार्थी के जो गुण होते हैं वो अपने भारतीय धर्म ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं कि कागचेष्टा बकोध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, ये सारे तो होते ही होते हैं। लेकिन आजकल जो वर्तमान समय में मोबाइल, मीडिया, एक तरह से जो मोटरसाइकिल, मनी, इस प्रकार के जहाँ फिसलन के चांस रहते हैं, राह से भटकने के जो एक तरह से ये प्लेटफार्म बन गए, उनसे दूरी बना कर रखें। सीधे प्रत्यक्ष जो है अच्छे माहौल में अपने परिजनों की देखरेख में और अच्छी अपनी पढ़ाई करें, अच्छी पुस्तकें खरीदें और हो सके तो पुस्तक प्रेमी बने, क्योंकि अच्छी पुस्तक कभी धोखा नहीं देती है। बाकी ये जो अन्य जो प्लेटफार्म हैं उनका भी उपयोग करें, लेकिन उनमें फिसलने की संभावना अधिक है। किताबों के पन्ने में फिसलने जैसी कोई क्षमता नहीं होती। अच्छा, तो जैसे आप एक शिक्षक में कौन से गुण देखते हो, ऐसा कैसे शिक्षक एक प्रभावी शिक्षक बन सकता है? क्या जैसे साइकोलॉजी उसकी अच्छी हो, विद्यार्थियों को समझ पाए, ऐसे सुनने में आता है, और विषय का तो वो ज्ञाता रहता ही रहता है, और छात्रों के मन की बात जान ले, तो क्या कहोगे? एक अच्छा शिक्षक वही अच्छा शिक्षक साबित हो सकता है जो स्वयं अच्छा शिक्षार्थी बने, यानी खुद की जब स्टूडियस नेचर होगी, वो खुद स्वाध्याय करेगा, वो ही बच्चों को अध्यापन करा सकता है अच्छा परफेक्ट तरीके से। तो सर एक वो कहावत चलती है उधर, एक शिक्षक विद हैं जीके के सुभाष चरण, वो कहते हैं कि शिक्षक वही जो पिया, जैसे पिया वही जो मन को है। शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसा लगता है कि आज सुधार की ज़रूरत है। तो जैसे टेक्नोलॉजी है और शिक्षक को ज़्यादा टेस्ट लेने चाहिए, या फिर कम से कम टेस्ट लें और नियमित कक्षाएं ले, या ऐसा कौशल आधारित कुछ क्या सुधार चाहोगे? देखो, शिक्षा के लिए तो कंटिन्यूटी, एक टाइम फ्रेम होता है, करिकुलम होता है, और समयबद्ध रूप से पूरा होने वाला टाइम करिकुलम हो और उसको सतत रूप से उसकी अक्षर से अनुपालना हो। तो और जो आजकल नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि वो पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी जिसमें बाबू ही तैयार होते थे, वो आज की एनईपी है जो विशेष क्षेत्र विशेष की भाषा आधारित और चाइल्ड साइकोलॉजी आधारित, टीचर साइकोलॉजी आधारित और समय के अनुसार वो पॉलिसी बनाई गई है और उसको जल्दी से जल्दी लागू करनी चाहिए। सर अभी आपने एनईपी शब्द बोला, तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको अभी सरकार लागू करना चाह रही है और कई शायद केंद्र में तो जगह लागू कर दी है बाल वाटिकाओं के माध्यम से। उसमें आप क्या अच्छाई देखते हो, वो क्या है? देखो, ये लाखों करोड़ों लोगों के व्यू और उनके विचार लेके ये पॉलिसी निजात की गई है। बस इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अपना देश जो है बहुभाषी देश है, अलग अलग स्थान पे हर 10, 15, 20 किलोमीटर पे भाषा, बोली और पानी बदल जाता है। तो अब करिकुलम निर्धारित हो गया, लेकिन उन भाषाओं में वो करिकुलम, वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए
और जिसमें बच्चा बिल्कुल बिना टेंशन के पढ़ेगा और उसका बहुत अच्छा विकास होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी बड़ी मशक्क़त से बनाई गई है, अब इसके लागू करने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने राजस्थान विश्वविद्यालय है राजस्थान में यूनिवर्सिटी, तो उसमें छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारे प्रमोटेड नोट प्रमोटेड ऐसे कुछ लिखा आ गया, बैक प्रमोटेड आ रहा है, तो वो या तो समझ नहीं पा रहे या उनको समझाने वाले नहीं पा रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 5 से 7 रोज हो गए हड़ताल प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या है इस के संदर्भ में? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत पुराने शिक्षाविद, नवीन शिक्षाविद, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, सबका, समाज के लोगों का, सबके विचार आमंत्रित किए थे, सबकी आपत्ति आमंत्रित की थी कि कैसा हो कि ये अपनी शिक्षा पद्धति एक देश एक शिक्षा पद्धति लगे। उसमें बहुत हजारों करोड़ों लोगों ने अपने विचार दिए, विचार शेयर किए। अब ये जो किसी इशू विशेष को लेकर और वो भी एक फ्लेक्सिबल है, उसमें भी आगे भविष्य में भी कभी परिवर्तन की जरूरत होगी, वो परिवर्तनशील है। जो एनईपी है वो परिवर्तनशील है, जैसे संविधान में संशोधन की खिड़कियां बाकी छोड़ देते हैं, वैसे ही इस एनईपी में भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन इस आधार पर अपनी राजनीति करना या आंदोलन करना ये ठीक नहीं है, शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। और सर आगे हम बात करें, जैसे आप शिक्षा के अलावा कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे बच्चों को, गरीबों को थोड़ा सा मदद करना, और पर्यावरणवादी तो आपको कहते ही कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण को जागरूकता के लिए आप आगे आना, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित? देखो, हमारा ये मानना है कि प्रकृति में ही परमात्मा का वास होता है, पेड़ में ही परमात्मा होता है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसके जड़, मूल, तना, पत्ती, पुष्प में औषधीय गुण नहीं हो, और ऐसा इंसान भी नहीं बनाया जिसमें इतिहास रचने की क्षमता नहीं हो। हमने ये देखा कि हम मरेंगे तो अपने साथ पौधे की एक लकड़ी ही जलेगी, साथ में कोई ये बाकी वस्तुएं साथ नहीं जाने वाली है। पौधा हमें देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। मेरे माँ ने मेरे जन्म से ही मेरे को बता दिया था कि बेटा प्रकृति, ये पेड़ पौधे है, इसमें देवता निवास करता है, इसलिए इनको अधिकाधिक लगाना चाहिए, इनके संरक्षण करना चाहिए। हम जब भी किसी के पास जाते हैं, किसी मिलने जाते हैं, किसी की शादी समारोह में जाते हैं, कि मृत्यु भोज वगैरह के कोई भी जन्मदिन पे जाते हैं, कोई नया एडमिशन होता है, तो हम उन्हें उपहार स्वरूप, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं पौधा ही भेंट देता हूँ। अब तक के यहाँ के सोशल मीडिया वाले छापते हैं कि मेरे पिछले 25 साल में मैंने 51,000 पौधे मेरे हाथों से लगाए हैं, और लगभग 1.5 लाख की संख्या में पौधे मैंने वितरित किए हैं। मेरी सैलरी का, मेरी कमाई का 1/3 हिस्सा मैंने पर्यावरण को समर्पित किया है। और जो उपरना वगैरह पहनाते हैं उसमें भी हम यही कोटेशन लिखते हैं, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। और पौधों के लिए हर महीने एक वर्कशॉप या संगोष्ठी हम सतत रूप से करते आ रहे हैं। पर्यावरण के से जुड़ा हुआ, जैसे हमारा जो जितने भी सजीव निर्जीव घटक, जैसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, इसमें बांध है, तालाब है, बावड़ियां, नदियां मृत प्राय हो चुकी हैं। इनके पुनर्जीवन, उनको एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए हम अभियान के रूप में, मुहिम के रूप में गोष्ठियां वगैरह करते रहते हैं, वर्कशॉप वगैरह करते रहते हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं। और हम इसके पौधों के लिए और प्रकृति के लिए, प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए विशेष रूप से शिक्षार्थी और शिक्षकों के बीच में इस चीज़ को हम पर्यावरण शिक्षण विषय के माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमारी प्रकृति जीवित रहेगी तो हमारी इंसानियत और संस्कृति जीवित रहेगी। तो पेड़ों में तो बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे अपन निबंध लिखवाते थे, है ना गुरुजी, ऐसे तो हम लिखते थे कि पेड़ में हमें ऑक्सीजन देता है, लकड़ी प्राप्त होती है। इनके अलावा भी अलग अलग पौधों से फिर पता चला कि हर पौधे का कहीं ना कहीं अलग अलग उनका रोल रहता है अपने शरीर के लिए, तो उसको किस संदर्भ में देखोगे, क्या कहोगे? देखो, हमने पहले ही कहा कि हर पौधे में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है। हालांकि हमारी ये जो जैव विविधता है, हमारे देश की जैव विविधता समृद्ध जैव विविधता बोलते हैं जैसे प्राणी जाति और वनस्पति जाति। जिस क्षेत्र की जितनी अधिक सघन जैव विविधता होगी वहाँ का प्राकृतिक संतुलन उतना अच्छा होता है। लेकिन इस जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर राजस्थान में है, देश में है, तो 3 खरपतवार हैं जिनको मैं भुआबतीजिया कहता हूँ। एक तो विलायती बबूल,
लेंटाना कैमारा। एक तो विलायती बबूल जिसको जूली फ्लोरा कहते हैं, अच्छा। एक लेंटाना कैमारा है जो जहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत हैं, नदियां हैं, बावड़ियां हैं, बांध है, उनका जल भराव क्षेत्र है या जल प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ लेंटाना कैमारा जिसको गेंदी या पावनी कहते हैं, मल्टी कलर के फूल आते हैं। एक गाजर घास इसके सफेद कलर के फूल आते हैं जिसको पार्थेनियम घास कहते हैं। एक इस शेखावाटी बेल्ट और ढूंढाड़ क्षेत्र में है सत्यानाशी घास के पीले कलर के फूल आते हैं, लोग इनको मजाक में बीजेपी का फूल कहते हैं, और गाजर घास को कांग्रेस घास कहते हैं। अच्छा। ये ऐसी जहरीली वनस्पतियां हैं, खरपतवार हैं। खरपतवार वो होता है जो मूल फसल को नुकसान पहुंचाता है और यानी उससे संघर्ष करता है पानी के लिए, खनिज लवण के लिए, जल के लिए, और उसको संघर्ष में अन्य वनस्पतियों को हरा देता है। हाँ। इसके जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प को कोई भी जीव नहीं खाता है। इतने विषाक्त प्रभाव है कि खाएगा तो तड़प तड़प के मरेगा। और जो जल है ना, भूम जल, उसकी भी ये दुश्मन है तीनों। अन्य वनस्पतियों की तुलना में ये जो जूली फ्लोरा है, ये जो लेंटाना कैमारा है, पार्थेनियम घास है, और ये गाजर घास है, और एक जल में भी जलकुंभी है, ये सत्यानाशी घास है, ये अन्य वनस्पति की तुलना में 2.5 गुना पानी एब्जॉर्ब करती हैं। तो भौम जल स्तर की भी ये दुश्मन है। आज के लिए गाँव में जो गायों में जो लंपी नाम की जो बीमारी बता रहे हैं, हाँ। ये जब रेनी सीजन आती है तो उसमें घास उगता है, घास को चरने वो गायें जाती हैं, तो इसके पराग कणों से, पुष्प में जो पराग कणों से विशेष प्रकार के टॉक्सिन निकलते हैं और गौमाता के संपर्क में आते हैं, उससे स्किन डिजीज होती हैं, हे फीवर होती हैं। और इन्हीं दोनों विशेष रूप से सावन भादवे के महीने में सर्पदंश की घटनाएं भी होती हैं। तो सर्पदंश यानी ये सांप और बिच्छू की शरणस्थली है, वेरेनस घियोरा की शरणस्थली, क्योंकि जहरीली प्रवृत्ति की वनस्पति में जहरीली प्रवृत्ति के जीव जंतु ही रहते हैं। और गाय वगैरह वहाँ जाएगी या इंसान कोई जाएगा तो वो वहाँ से जहरीला, वो उसका आवास है, आवास से निकल के आएगा और सर्पदंश की घटनाएं होंगी। तो जैसे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर ने ये विलायती बबूल उन्मूलन का अभियान छेड़ा है, ये बहुत सराहनीय पहल है। साथ साथ इसमें 5 जो और जो खरपतवार हैं, लेंटाना कैमारा, गाजर घास, सत्यानाशी घास और जलकुंभी, ये भी यहाँ की वनस्पति के लिए, यहाँ की जीव जंतुओं के बहुत को नष्ट कर चुकी है खरपतवार। ध्यान ही नहीं है लोगों को। और एक और विषय है इसमें कि ये इतनी विषाक्त प्रभाव की ये वनस्पतियाँ या खरपतवार है, तो जरूर इनमें कोई औषधीय गुण है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं, इनके इस विषाक्त गुण को से मेडिसिन बनाई जा सकती है, ये रिसर्च का विषय है। तो क्यों नहीं जो शोधार्थी हैं उनको इसको इसमें लगाना चाहिए कि भाई विलायती बबूल में इतना जहरीला प्रवृत्ति है, गाजर घास में, लेंटाना कैमारा में, तो इससे क्यों नहीं कोई ऐसी औषधि बनाई जाए, इसका उपयोग किया जाए। बिल्कुल सर। एक और होता है जो मेरे से किसी ने जो ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, उन्होंने कोई पूजा सामग्री में अंबर बेल, आपने नाम सुना होगा, तो अंबर बेल भी वो रंज का वगैरह अपने होता है, यहाँ स्थानीय लोकल भाषा में कहते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो लेके आना सर। वो मैंने कहा ये उसको तो हम तो उखाड़ फेंके, पेड़ को पर मिलती नहीं है, और मिल जाए तो हम तो उसको हटाते भाई। और वो कह रहे थे कि सर ये पवित्र मानी जाती है, हमारे कोई पूजा सामग्री में काम आएगी, तो वो भी मेरे हिसाब से नुकसानदायक है, पूजा के लिए तो आ सकती है। नहीं, देखो अमरबेल एक परजीवी पौधा है। हाँ। वो विशेष रूप से परजीवी यानी वो वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करके पौधे से ही अपना पोषण लेती है। इसमें विशेष एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, तो ये पेड़ दर्दनाशी औषधि के रूप में काम में आता है। कोई भी किसी के चोट वगैरह हो जाती है, ट्यूमर बन जाता है, उसको इसको तेल के साथ बॉईल करके इसके रस को इसको कूट के इसको लगाते हैं, तो ये दर्दनाशक का काम करते हैं। हमने कहा कि ऐसी कोई भगवान ने वनस्पति बनाई ही नहीं जिसमें औषधीय गुण नहीं हो, बस पहचानने की जरूरत है, ये तो मानव का स्वभाव है। और ऐसा कोई पौधा भी नहीं बना जिसके फल नहीं लगते हो। अब जरूरी थोड़ी कि इंसान के खाने के ही लगे, उसको तितली खा सकती है, पक्षी खा सकता है और मवेशी खा सकते हैं। तो पौधा है, परमात्मा है पौधा। अच्छा, तो भाई आप तो हर पौधे में परमात्मा देख रहे हैं। अब आप इसको लेकर भाई शिक्षा के साथ साथ आप क्या भविष्य की कोई योजना है आपकी, आगे क्या प्लान कर रहे हैं, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। हम तो सौभाग्यशाली रहेंगे कि हमारे शिक्षण के साथ साथ भी हम पर्यावरण का पाठ पढ़ाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर स्वस्थ है, आज देखो हो क्या रहा है, जहाँ पूरा ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनी हुई है,
उसने तापन जिसको कहते हैं ग्लोबल, एक तरह से वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बनी हुई है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो हमेशा जहां हिमखंड जमा रहते थे वहां घास उग रहा है। ग्लेशियर पिघलने से नदियां उफान पे होने से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। आसपास के टापू द्वीप है वो डूबने के कगार पर हैं, और कोसी जैसी नदियां हमेशा हजारों जिंदगियां ले जाती हैं। आज ऋतुएं अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, यानी प्रकृति हर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। भूस्खलन बढ़ा है, अतिवृष्टि बढ़ी है, कहीं सूखा बढ़ रहा है, बेमौसम बारिश हो रही हैं, सर्दी में सर्दी अत्यधिक पड़ रही है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। तो ये अभी भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक के एरिया को सबसे अधिक भूकंप आशंकित क्षेत्र घोषित किया है। आज ये सब हुआ प्रकृति के विनाश से हुआ। इतने ये पहाड़ों के या पत्थरों के जंगल बना दिए, यानी वनस्पति का इतना ह्रास किया जा रहा है। लगा कम रहे हैं, आंकड़ों में लगा रहे हैं, यानी आंकड़ों में लगा रहे हैं। स्कूलों से लेकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में केवल आंकड़े शो करते हैं, उनका लगाने के साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। जितने लगाए जाते हैं उनका 100% का अगर संरक्षण हो जाए तो प्रकृति, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ा है स्थायी रूप से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस धरती का तापमान बढ़ गया, यानी पृथ्वी का बुखार आ रहा है। अब ये प्रकृति है अपनी सहन क्षमता से बाहर निकल रही है, इसलिए इंसान को चाहिए कि उसका व्यवहार प्रकृति के अनुकूल हो, धरती के अनुकूल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे आजकल जो खान पान का जो माध्यम है, हम शिक्षा से इधर चले गए पहुँचते पहुँचते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जो खान पान पर प्रभाव है, कुछ ऐसे पौधे बहुत जो गुणकारी होते थे, आज वो जो अपने घरों में घास लगा देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले वाली घास तो ये था, दूबड़ी जिसको बोलते थे, वो वैज्ञानिक रूप से, या रूखड़ी जिसको बोलते थे, वो दर्दनाशक में काम आती थी, घाव भर जाता था। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ब्राह्मण भी कहते हैं ये कौन सी घास लेके आ गया भाई, कौन सी दूबड़ी है, इसको ले जाओ, दूसरी लेके आओ, और वो नष्ट हो रही हैं। और बाकी खाने पीने पर जो पदार्थ हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं, कुछ ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ देने से। उनके लिए क्या कहोगे? पहले खाने के लिए वो आती थी, मुझे याद नहीं आ रहा, एक नाम आता था जिसमें रेड कुछ निकलती थी, बहुत कम मिलती हैं। देखो, हमने ये कहा कि ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग विषय आपने छेड़ा कि मैं पिछले 25 साल से मिलावटखोरी और एक फसल में पेस्टिसाइड के उपयोग का विरोध करता हूँ कि मिट्टी एक निर्जीव घटक है, और मिट्टी में वो क्षमता है, धरती माता में वो क्षमता है कि वो बीज में, एक निर्जीव जो बीज था उसमें जीवन डालने की क्षमता होती है। वो सभी न्यूट्रिएंट्स वो उपलब्ध कराती है जो उसके फलने फूलने के लिए जरूरी है। लेकिन मानव की एक तरह से जो भोगवादी प्रवृत्ति है, इसने क्या किया, इसको इंड्यूस्ड कुछ मेडिसिन्स दिए, कुछ पेस्टिसाइड दिए, पीड़कनाशी दवाइयाँ दी, और वो भी अनसर्टिफाइड दी। झोला छाप लोगों ने ऐसे कृषि किसान केंद्र खोल रखे हैं जिनके पास कोई प्रमाणिक बीज नहीं है, प्रमाणिक दवाइयां नहीं है, वो बेच रहे हैं और भोले डाले किसानों को वो गुमराह करके उनके खेत को जहरीला कर दिया, यानी मिट्टी को अम्लीय कर दिया। यही कारण है कि पंजाब से कैंसर की ट्रेन बीकानेर तक आ रही है और राज्यों में भी जा रही है। यही हालत अपने जब जिस क्षेत्र में अपन बैठे हैं, चोमो जैसे क्षेत्र में, यहाँ की कोई सब्जी खाने लायक नहीं है। उसका साइड इफेक्ट आ रहा है कि ये मिट्टी तो दूषित, मिट्टी तो खराब हो ही रही है, उसमें उपज होने वाले फसल और फसल को खाने वाले मवेशी, पशु पक्षी, कीट पतंगे और इंसान, हर घर में एक एक रोगी और भयंकर बीमारी से रोगी व्यक्ति मिल रहा है। ये सारा इस केमिकल के अत्यधिक प्रयोग से हो रहा है। मानव की भोगवादी प्रवृत्ति, ज्यादा अर्जित करने की प्रवृत्ति, यानी फसल की उपज ज्यादा लेने की सोच और कंपनियों के प्रलोभन से ये कुछ अभी माननीय किरोड़ीमल जी ने ये एक गर्मियों में अभियान भी चलाया था और कई पकड़े भी गए थे, वो पत्थर के यूरिया और ऐसा कुछ। ये हमने 25 साल पहले भी मैं आर्टिकल में पत्रिका वगैरह में दे चुका था कि हमारी यहाँ की प्राणवायु को इंडस्ट्रियों ने दूषित कर दिया। मोरीजा, काला डेरा, जैतपुरा, गोविंदगढ़ और ये यहाँ अमसरवाटी क्षेत्र में ईंट भट्टा, हमारी जो भूमि, जो उपजाऊ मिट्टी थी, उसको इन नकली पेस्टिसाइड से ने जहरीला कर दिया। हमारा भूमि जल स्तर बहुत नीचे चला गया, वहाँ फ्लोराइड आ गया। तो कुल मिला के इस प्रकार का हमारी रसोई पूरी जहरीली हो चुकी है।
यानी इसको राजस्थान को, यानी ढूंढाड़ क्षेत्र को भी इसको एक तरह से मिनी पंजाब बना रहे हैं। यही कारण है कि छोटे से कस्बे में 125-150 की संख्या में हॉस्पिटल पनप गए, हर घर में असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति आया। ये सारा का सारा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, वैसा हो शरीर, वैसा हो तन। तो तन सबका जो आदमी की औसत आयु घटी है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी है, वो एक तरह से मेडिसिन पर डिपेंड हुआ। ये सब मेडिसिन की देन है। तो सर आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ गई, खाने के लिए कुछ चाहिए तो ज़्यादा उत्पादन चाहिए, ज़्यादा उत्पादन है तो इसलिए पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा होता है, तो उसका क्या निवारण क्या हो सकता है? आपने कमियां तो गिना दी। देखो, प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली खेती वो प्रभावी खेती है। आप गोवंश पालो। गोवंश पालेंगे कैसे? क्या कर दिया सिस्टम ने, लोगों ने मिलके गोचर भूमि का अतिक्रमण कर लिया। गोवंश चरेगा कहाँ? अब गोवंश से जो खाद तैयार हो रहा, आप उस खाद से आप कंपोस्ट खाद बनाओ, उसको खेत में डालो। उस बैल का भी उपयोग हो रहा था, उस खाद का भी उपयोग हो रहा था, और जो अनाज पैदा हो रहा था उसमें बहुत ताकत थी। लेकिन भोगवादी प्रवृत्ति की, ज्यादा कमाना, ज्यादा कमा के अपने शरीर को खराब करना, ये बहुत गलत है। यानी अब पहले चड़स रहट से जो खेती होती थी, उससे आदमी जो खाता था वो उसकी औसत आयु 100 वर्ष होती थी। आज के व्यक्ति की औसत आयु है 50-60 साल में तो छल्ले डल जाते हैं। और ये तो छल्ले थे, ये गवर्नमेंट की स्कीम से डल जाते हैं, वरना आदमी ऐसे ही मर जाएं। इसलिए हाँ, इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। आज वापस वही ऑर्गेनिक खेती पे आ रहे हैं, वो लौटेंगे वहीं पे, वापस आएंगे, क्योंकि वो सत्य था। उस अनाज में ताकत थी। आपका नाडा वाले का बाजरा फेमस था, है ना, उसको लेने 100-150 किलोमीटर से लोग ऊँटों पे आते थे। लेकिन उसकी अब वास्तविक जो नस्ल थी, किस्म थी, वो गायब हो गई। सारा केमिकल ने उसको एक तरह से बर्बाद कर दिया, उस नस्ल को ही। ऐसे ही कई सारी मधुमक्खी की जातियां आज नहीं मिलेंगी, तितलियों की जातियां जो परागण करती थी, परागण से प्रकीर्णन होता था तो फसल ज़्यादा पैदा होती। ईंट भट्टों की धुआं, इंडस्ट्रियों की धुआं मधुमक्खियों माइग्रेट कर गई। परागण नहीं होगा तो उसमें बीज नहीं बनेगा। तो इसका इफेक्ट बहुत गलत इफेक्ट है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये धरती माता देती है, किसी को भूखा नहीं सोने देती है। इसमें इसका दोहन मत करो आप। दोहन नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई सर। मुझे लग रहा है आपकी स्वास्थ्य जो फिट है आपका, वो यही राज है कि आप बिल्कुल देसी खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या एज है आपकी? मेरी 47 की एज हो गई। हमने ईमानदारी खाई है, मेहनत खाई है और किताबें खाई हैं। ऐसे मान लो कि हम कभी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमने यूज नहीं किया। हम आज रोजाना 8 से 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक करते करते प्रकृति के बीच जाते जाते उन भील बस्तियों में जाके भील बस्ती के लोगों का प्रबोधन करे आते हैं, उनमें सेवा कार्य करे आते हैं और उनको प्रेरित करके आ जाते हैं। यानी हमेशा देने ही देने की सोचते हैं, तो फिर प्रकृति भी हमें बदले में अच्छा स्वास्थ्य देती है। अच्छा सर, अपने टॉपिक था शिक्षा से संबंधित, वापिस आते हैं। अब जो सर आप जो अभी सरकारी शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो उनके संदर्भ में आप कहोगे? कुछ समय पहले जयपुर में घटना हो गई, प्राइवेट स्कूल में कोई सूद बूद नहीं ले रहा, उसके लिए आप क्या कहोगे? देखो, शिक्षा चाहे निजी क्षेत्र में मिलो चाहे सरकारी क्षेत्र में मिलो, शिक्षा कोई बुरी नहीं होती है। ठीक है, अच्छे शिक्षकों की पहचान, अच्छे संस्थाओं की पहचान अभिभावक को करनी होगी, शिक्षार्थी को करनी होगी। शिक्षा, जब निजी शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों की मान्यता लेते हैं तो ये शपथ पत्र देते हैं कि मैं कभी इसे अर्थ उपार्जन का साधन नहीं बनाऊंगा। और सरकारी विद्यालयों में भी सरकार शिक्षकों को, बालकों को और अभिभावकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उस बजट का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। तो एक तरह से कि शिक्षा कहीं से मिले, चाहे द्रोणाचार्य जी दें चाहे एकलव्य खुद अपने हिसाब से ले, शिक्षा कभी बेकार हो ही नहीं सकती। बस इसको व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, इसको सेवा प्रकल्प है। और कहते हैं कि हाँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे पिएगा तो वो दहाड़ मारेगा, और दहाड़ मारेगा तो वो इतिहास गढ़ेगा और कुछ देश प्रदेश का नाम करेगा। अब जैसे शिक्षा में अब हिंदी मीडियम चल रहे थे, अब इंग्लिश मीडियम है, तो उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। और अब आप हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि वो अपनी राजभाषा छोड़ के अंग्रेजी में मम्मी डैडी ये शब्द बोलते हैं और थोड़ा सा अपने आप को
ऐसा दिखाते हैं, शिक्षक भी ऐसे दिखाते हैं, तो क्या क्या कहोगे उनके लिए, देखो हिंदी माध्यम के लिए? शिक्षा तो अपने मदर टंग में जो सीखी जाती है ना, मातृभाषा में, उसकी होड़ नहीं होती है। बाकी रट्टू प्रवृत्ति या उसको क्राइम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से कोई बहुत बड़ा होशियार नहीं हो जाता। अपने इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, वो स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार हो रही हैं। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज उसमें पाठ्य पुस्तक के विशेष रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तैयार हो रही है। मैंने तो नीट तक के बच्चों को, महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और जब मैं मेरी मारवाड़ी में बोलने लग जाता तो बच्चे कहते हैं सर मारवाड़ी में ही पढ़ाओ, इससे ज्यादा समझ में आता है। इसलिए कि वो आत्मा की आवाज है जो अपने माँ की गोद में जो भाषा सीखी है और उसमें जो डिलीवर किया जाता है कंटेंट, उसको स्थायी रूप से मेमोरी में डाला जा सकता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, स्थानीय भाषा में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे हम आपने शिक्षक पृष्ठभूमि में थे, आपको शिक्षकों के बारे में है पता, लेकिन समाज में ऐसा कोई शिक्षक जिससे आप प्रभावित हो, जैसे खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, या अपने राजस्थान के कोई ऐसे शिक्षक हों, तो आपको कौन सा शिक्षक अब बेहतरीन लगता है? देखो पुष्कर जी, अपनी माँ से बड़ा शिक्षक कोई सृष्टि में नहीं है। माँ ने जो सिखाया भैया, अच्छे सही रास्ते चलना, पढ़ाई करना, मेहनत करना और लोगों का भला करना, दया भाव रखना, प्रकृति की सेवा करना और अच्छा कोई कुना मत करियाना, यानी अच्छा इंसान बनना। पढ़ने नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, नौकरी के लिए शिक्षा लेनी भी नहीं चाहिए। नौकरी नकारा लोगों का काम है ना। किसी को कुछ नहीं मिले तो सरकारी नौकरी लग जाओ, वहाँ बन जाता आदमी। वहाँ छोटी सी बात बोलने में राजस्थान सेवा रूल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके, ठीक है ना। इसलिए शिक्षा वही अच्छी है जो संस्कारवान नागरिक तैयार करे। सर, अभी मैं इस तरफ पे आऊँ, थोड़ा राजनीतिक भी चर्चा हो, तो आप शाहपुरा विधानसभा से हैं, तो वहाँ पर एक उपेन्द्र यादव जी हैं जो आप जान गए होंगे। उन्होंने कल या परसों निःशुल्क शिक्षा के लिए जो संस्था ओपन कर रखी है, भाग्योदय ऐसे नाम है उनका, और जो अपने राज्य के राज्यपाल हैं महामहिम, वो कल आए थे, कुछ संबोधन किया, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उपेन्द्र एक अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है। उसने बेरोजगारों के लिए भी संघर्ष किया था, इसीलिए लाइमलाइट पे आया था, इसीलिए पार्टी ने उसको टिकट दी थी। और निःशुल्क या फ्री एजुकेशन, ये देखो शिक्षा को तो जितना अधिक बांटोगे ना, माँ सरस्वती उतनी अधिक खुश होती है, घटती नहीं है। धन और ये शिक्षा को जितना अधिक बांटा जाता है, अब इसको कोई जताए कि मैं निःशुल्क दे रहा हूँ, फ्री कोचिंग क्लास दे रहा हूँ, और उसकी आड़ में कोई राजनीति करे, वो तो है गलत। और राजनीति शब्द मैं तो काम नहीं लेता, ये राष्ट्र नीति है, ये हर किसी को सिखाना चाहिए। वार्ड पंच से लेकर सरपंच से लेकर प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, सांसद तक के उनके अधिकारों की जानकारी हर व्यक्ति को शिक्षक बन के देनी चाहिए कि राष्ट्र को चलाने की नीति, अधिकार, हक सब जाननी चाहिए और उसके पुरजोर मांग करनी चाहिए सक्षम पटल पर। इसलिए ये फ्री के जो निःशुल्क, सभी सेवाएं निःशुल्क की हैं, यानी सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती। निजी स्कूल वाला भी जिस दिन मान्यता लेता है कहता है कि मैं इसे अर्थ उपार्जन का साधन नहीं बनाऊंगा, और हमेशा अपनी बैलेंस शीट को माइनस में ही दिखाता है, ठीक है ना। इसलिए शिक्षा तो निःशुल्क ही देने की होती है, वो पेड शिक्षा नहीं होनी चाहिए, वरना तो वो फिर भ्रष्टाचार पनपता है वहाँ से। बिल्कुल। सर, आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या परिवर्तन लेके आए, थोड़ा ये भी हमें बताओ। देखो, परिवर्तन लाना एक व्यक्ति का काम नहीं होता, लेकिन मैं जहाँ भी रहा, मैंने उस विद्यालय में उस विद्यालय के शिक्षकों को सरकारी बजट की वाट नहीं लगाने दी। उन टीचर्स को मैंने वहाँ सरकारी दूध पाउडर की चाय नहीं पीने दी, वहाँ के बच्चों की रोटी नहीं खाने दी, वहाँ के टीचर्स को लेट आने के लिए मैंने आपत्ति की, वहाँ की जो विद्यालय विकास समिति को साउंड किया, अभिभावकों को अधिकार बताए, विद्यार्थियों को किसी भी निजी स्कूल से अच्छा वेल अपडेट होके आने के लिए प्रेरित किया। और उसके परिणाम वहाँ जहाँ जहाँ भी गया वहाँ लोग, जिस दिन आया तो वहाँ तालाबंदी भी हुई है, शिक्षक को मार साहब को वापस लाओ। और मैंने ऐसे ट्राइबल बेल्ट, आदिवासी जो भील गमेती इलाका है, उनके बच्चों को नवोदय स्कूल में, कस्तूरबा बालिका आवास विद्यालय में, एकलव्य विद्यालयों में एडमिशन करवाया। और हमेशा वो जहाँ जाते उनके लिए सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। उनके लिए अब पूरा जीवन दे दे तो भी कम है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी जगह पर मैं नौकरी कर रहा हूँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा आपने काम किया, तभी तो हमने कहा था कि भगत सिंह के जो विचार हैं
उन पर आज आप चल रहे हैं थोड़े से, ठीक है, हमें लगता है। अब मान लो अगर आप शिक्षक पृष्ठभूमि से आप रिटायर्ड हो जाते हैं या शिक्षक भूमि में नहीं होते, तो आप क्या कार्य करते? देखो, शिक्षक नहीं होता तो मैं एक राष्ट्र को चलाने की नीति को पढ़ाने के लिए काम करता। राष्ट्र जहां आम जनता के हितों की बात और आम जनता, जैसे मैं गांव से आता हूं, ढाणे से आता हूं, जहां आज भी सड़क तंत्र नहीं है, आज भी सरकारी सुविधाएं नहीं है, आज भी जयपुर महानगर तक जाने के लिए कोई बस सुविधा नहीं है, ऐसी जगह से आता हूं। आज भी जिन जिन स्कूलों में मैं पढ़ा, 5वीं तक पढ़ा, 8वीं, तो उन स्कूलों को बंद प्राय करा दिया गया, बंद हो गई वो स्कूलें। तो जनहित के मुद्दे जिस पटल पर उठाए जाते हैं उस क्षेत्र को मैं प्रथम प्रायोरिटी देता। लेकिन आजकल वो भी एक आसान रास्ता नहीं है। तो मेरा तो सबसे अच्छा लगता है कि मैं प्रकृति प्रेमी रहूं। हाँ। और एक जो जिस किसान परिवार से आता हूं, मजदूर, मेरे पिताजी ने 45 साल मजदूरी की है और हम 14 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आज। तो मजदूरों की, किसानों की, बेरोजगारों की, प्रतिभाओं की, पर्यावरण की, अच्छी पुस्तकों की, है ना, ऐसे। और उस मेवाड़ में पन्नाधाय का मैं प्रचार प्रसार करता हूं कि मेवाड़ के इतिहास का पहला पन्ना माँ बलिदानी माँ पन्नाधाय के अपने पुत्र चंदन के बलिदान से ही खुलता है। तो ऐसे पेयजल, प्राकृतिक जल स्रोत, मेरा तो ये पे जो शब्द आता है उस पे ही जीवन अर्पण करने की इच्छा होती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कई बार देखा है कि किसानी, खेती, बागवानी और पौधे लगाते हुए, तो मुझे लगता है कहीं किसानी ज़्यादा करते हैं आप, ऐसे लगाओ। हाँ, किसान तो है जो धरती माता का सीना चीर कर पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रहता है। चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने की क्षमता रखता है। वो जब बोता है तो ये नहीं सोचता है कि ये फल कौन खाएगा। तो किसान का जो एरिया में महिला शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आज धीरे धीरे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? शिक्षा से संबंधित महिलाओं को जो शिक्षा दी जा रही है उसके लिए, क्योंकि आजकल IAS भी बन रहे अपने एरिया में। आप पिछले महीने में मैंने इंटरव्यू लिए, 5 महिलाओं के RS बनी है अपने परिक्षेत्र से। अच्छा नाम है, समाज का किया, गाँव का किया, तहसील का किया। और क्या कहोगे उनके संदर्भ में जो डॉक्टर नीट क्लियर करती हैं छोटी छोटी बच्चियां, क्या कहोगे उनसे? देखो, महिलाओं में जो होता है ना, वो इतिहास रचने का मादा ज़्यादा होता है, किसी सिस्टम को चलाने का मादा ज़्यादा होता है। मादा जिसको कहते हैं, फीमेल जिसको कह रहे हैं अपन, महिला की पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका भार भी ज़्यादा होता है, यानी उसमें कमांड करने की क्षमता अधिक होती है। बस उन पंखों को खुलने दें, उनको खुला माहौल दें बस। लेकिन महिला है तो इसलिए महिलाओं के अधिकार भी, मैं तो कह रहा हूँ 50% जो आधी आबादी इसको कहते हैं, उसको आधा राइट्स मिलने चाहिए हर जगह। जहाँ उनके हक और अधिकार कहाँ छीने जा रहे हैं कि उनको जहाँ पर मिलना चाहिए रिजर्वेशन, आधी आबादी को आधा 50% जो मिलना चाहिए अधिकार, वो नहीं मिल रहा। वरना महिलाओं में तो बहुत क्षमता है। मेरे 2 ही बेटी हैं, मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे 2 बेटी हैं, कि बेटियां कौन से बेटों से कम है। इसलिए बेटियों में या महिलाओं में इतिहास रचने की क्षमता, आज देखो जितने से अपने देश की देख लो, इंदिरा गांधी से लेकर वसुंधरा जी से लेकर स्टेट की देख लो, घर परिवार में देख लो, जिस महिला ने अपने घर परिवार को संभाला उस परिवार की प्रोग्रेस अत्यधिक। मेरे पिताजी तो 45 साल तक बाहर रहे हैं, मजदूरी की है, पलदारी की है। मेरी माँ ने पूरा सबको पढ़ाया। आज मेरी माँ की पढ़ाई से हम 14 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और परिवार में 45 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और पूरा सारा सिस्टम, कोई गलत लाइन में नहीं पड़ा, कोई नशे पते में नहीं पड़ा, कोई गलत लाइन में नहीं पड़ा। यानी महिलाओं में नेतृत्व करने की, महिलाओं में परिवार चलाने की, महिलाओं में भरण पोषण, हर चीज़ की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण की बातें भी हमारे साथ शेयर की है। आप इस चैनल को, इनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे झरोखा राजस्थान न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? देखो, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण अगर जिंदा है, अच्छी शिक्षा अगर देश के नागरिक को, आम व्यक्ति को मिल रही है, उस देश को परम वैभव पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आजकल हमने 5 काम जो ले रखे हैं कि कुटुंब प्रबोधन, परिवारों में बिखराव आ रहा है, मनमुटाव हो रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण, स्वयं का बोध, स्वदेशी का बोध, सामाजिक समरसता की जो जातिवाद ज़्यादा फल फूल रहा है, ऐसे काम, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध, पर की चिंता,
ये सब करेंगे तो अपना देश वास्तव में विश्व गुरु बनेगा और ये परम वैभव पर जाएगा। हमें सब चीज़ों को भुलाकर मानवता के लिए और प्रकृति के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट किया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद है। और विषय का तो वो ज्ञाता रहता ही रहता है, और छात्रों के मन की बात जान ले तो क्या कहोगे? एक अच्छा शिक्षक वही अच्छा शिक्षक साबित हो सकता है जो स्वयं अच्छा शिक्षार्थी बने। यानी खुद की जब स्टूडियस नेचर होगी, वो खुद स्वाध्याय करेगा, वो ही बच्चों को अध्यापन करा सकता है अच्छा।